जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्ययन कर रहे थे, जिसपे हंटर आयोग ने जो अपने सुझाव व सिफारिशें प्रस्तुत किया था, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसपे कि शिक्षा नीति 1854 की बात हमने किया। उससे संबंधित जो हंटर ने सुझाव दिया था उस पर हमने कहीं ना कहीं बात किया था। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव प्रस्तुत किया था वो हमने आप लोगों को बताया। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो सिफारिशें और सुझाव प्रस्तुत किया था वो हमने अभी तक अध्ययन किया। अब इसके पश्चात धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर महोदय ने जो सुझाव दिया है, उनका ये मानना था कि जो सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं विद्यालय, उनमें किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, और जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, जिनको हम कह सकते हैं प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, वहाँ पर संस्थापक द्वारा अगर लगता है कि इस विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो वहाँ पर स्वतंत्र है, शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार का अनुदान नहीं देता है, तो वो धार्मिक संबंधित शिक्षा दे सकते हैं। और जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को वो खुद अनुदान दे करके या फिर कह सकते हैं समय समय पर जो धनराशियां हैं वो व्यय करके उस विद्यालय का डेवलपमेंट या विकास कर सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं हंटर महोदय ने धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में सिफारिश किया हुआ था, जो कि आपका 5वां पॉइंट था। अब उसके पश्चात है स्त्री शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो पहली सिफारिश देखने को मिलती है कि स्त्री शिक्षा के लिए अलग से बालिका महाविद्यालय खोले जाए। ठीक है। दूसरी जो सिफारिश उन्होंने किया हुआ था कि इन बालिकाओं की शिक्षा के लिए या स्त्री शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यहीं पे अगर दिख रहा होगा, लिख दे रहा है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक। तीसरी अगर बात करें प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, स्त्री शिक्षा के लिए अलग से महाविद्यालय खोलने का सुझाव हंटर महोदय ने दिया, और उसके साथ साथ स्त्री शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात उन्होंने किया था, और कहा कि छात्रवृत्तियों को भी व्यवस्था किया जाए। स्त्री शिक्षा में बालिकाओं के लिए किसकी व्यवस्था की जाए, तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, ये सिफारिश किया। ठीक है। अब उसके पश्चात
जो सुझाव दिया वो बालिका विद्यालय को सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, सरकार क्या करेगी? बालिका विद्यालयों को अनुदान प्रदान करेगी समय समय पर। ठीक, अब उसके पश्चात अगर देखा जाए तो यहाँ पर बालिकाओं के लिए क्या किया जाए? उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। उचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाए, यही पे लिख दें, व्यवस्था की जाए। छठा पॉइंट जो समझ में आता है, जो महिला विद्यालय है या स्त्री शिक्षा के लिए, वहाँ पर महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति किया जाए। क्या होंगी? महिला ही शिक्षक, यहाँ पे शिक्षिका जो होंगी नियुक्त किए जाएंगी। महिला शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है। और उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सातवां, यहाँ पर लड़कियों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। किसकी व्यवस्था? तो छात्रावास की व्यवस्था की जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो बालिकाएं पढ़ेंगी उसी विद्यालय में ही रह करके वो शिक्षा ग्रहण करेंगी। क्योंकि अगर बहुत दूर उनको जाना पड़ेगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो हो सकता है उससे कहीं ना कहीं उसके कारण भी, दूर जाने के कारण भी वो शिक्षा से वंचित रह सकती हैं। तो इसलिए क्या कहा गया कि उसी विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था कर दी जाए। ठीक, महिला, क्योंकि जाहिर सी बात है स्त्रियों शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगर महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाएगी, महिला शिक्षिका ही अगर उस विद्यालय में पढ़ाएंगी, तो महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब महिलाओं को ध्यान में रख करके उनके रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। हस्तकला से रिलेटेड, सिलाई कताई बुनाई से रिलेटेड भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, और जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो तो दी ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा भी उनको प्रदान की जाने की बात कहीं ना कहीं हंटर ने कहा है। अब बालिकाओं का जो विद्यालय है उसको सरकार क्या करेगी? अनुदान भी देगी। ये बात प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत कही गई। इसको नोट कर लीजिए, फटाफट उतार लीजिए, फिर उसके पश्चात मैं साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो था स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कही गई बातें या सुझाव। अब इसके पश्चात जो देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, सातवां पॉइंट, वो है मुस्लिम शिक्षा के संबंध में जो हंटर ने सिफारिश किया। सिफारिशें, ठीक है। तो पहले जो सिफारिश की गई कि मुस्लिम विद्यालयों की क्या किया जाए? व्यवस्था किया जाए, अलग से मुस्लिम विद्यालय खोले जाए। ठीक है, तो पहली चीज मुस्लिम विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अब जो व्यवस्था की जाएंगी, या तो वहाँ के जो प्रांतीय सरकार है, ठीक है, या फिर जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय सरकार हैं, वो क्या करेंगे? उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, विद्यालयों को
प्रांतीय व स्थानीय सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे। आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बढ़ावा मिलेगा उनको। ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट की बात किया जाए जो सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया उसने, वो कहा कि जो मुस्लिम विद्यालय हैं उन विद्यालयों में हिंदी के साथ साथ फारसी भाषा के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाए। मुस्लिम विद्यालयों में किसके माध्यम से? हिंदी जो भाषा है वो तो रहेगी ही, लेकिन हिंदी भाषा के साथ फारसी भाषा के माध्यम से सिखाया जाए। ठीक है, तभी इसकी ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। अब यहाँ भी मुस्लिम विद्यालयों में जितने छात्र पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या किया जाए? छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया जाए। ठीक है। तो छात्रों के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पे भी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, मुस्लिम विद्यालयों में वहाँ के मुस्लिम विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। ठीक है। अब मुस्लिम नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो जो मुस्लिम विद्यालय जो खोलना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में जो व्यक्ति खोलना चाहता है उसको सरकार क्या करे? प्रोत्साहित करे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि विद्यालयों की स्थापना करते हैं। तो ऐसे अगर कुछ लोग हैं जो मुस्लिम विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं, सरकार उनको क्या करे? प्रोत्साहित करने का काम करे। ठीक है। ये भी बात कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत कही जाती है। ठीक। या फिर जो लोग इच्छुक हैं वो भी मुस्लिम विद्यालय खोल सकते हैं। तो ये मुख्यतः 4 बातें इसके अंतर्गत सिफारिश के रूप में बताया है हंटर महोदय ने। और प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक। अब इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं और लास्ट भी है ना, 8वां पॉइंट, मिशनरियों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। क्या सुझाव दिया गया? ठीक है। पहला सुझाव इसके अंतर्गत जो दिया गया कि किसी भी स्थिति में भारतीय शिक्षा का भार ईसाई मिशनरियों पर न पड़े। ठीक है। क्या बात कही जा रही है कि किसी भी स्थिति में जो भारतीय शिक्षा का भार है वो ईसाई मिशनरियों पर न पड़े। अगर ये भार पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो मशीनरी हैं, ईसाई मशीनरी हैं, वो क्या करेंगे? अपने प्रकार से शिक्षा देंगे और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार वो अपने यहाँ करेंगे, क्योंकि वो धार्मिक शिक्षा भी देते थे। अभी इसके पहले रोक लगी ना, लेकिन अगर ये भार पड़ेगा भारतीय शिक्षा का तो कहेंगे कि हम अपनी शिक्षा देंगे, जिसको ग्रहण करना है करें, या फिर अपने कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे वो।
ठीक है, लुभाएंगे, इसलिए सीधी सीधी सुझाव ये दिया गया। दूसरी जो बात आती है कि सभी विद्यालयों के लिए जो सहायता अनुदान राशि है वो समान रूप से सबको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईसाई मशीनरियों को अधिक सहायता अनुदान दिया जाएगा और भारतीय शिक्षा को अलग अनुदान दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। सबको जो है या सभी विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की जो राशि है वो समान रूप से दी जाएगी प्यारे बच्चों। अब इसके पश्चात देखते हैं कि किसी भी प्रकार का अनुदान देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं हंटर महोदय ने अपने सिफारिशों में रखा। अब भारतीयों द्वारा जो चलाई जा रही थी शिक्षा व्यवस्था, आप उसमें देखेंगे तो ईसाई मशीनरी जो चला रहे थे उनमें दोनों के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विद्यालयों में किसी प्रकार का आप कह सकते हैं कि भेदभाव न किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जाती है हंटर महोदय कहते हैं कि ठीक है, ये दोनों लोग परिवर्तन चाहते थे शिक्षा व्यवस्था में। भारतीय जो थे और जो ईसाई मशीनरी थे, दोनों लोग क्या करना चाहते थे, शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे ना। तो जब ये परिवर्तन चाहते थे तो यहाँ पर हंटर ने उसी आधार पे सुझाव दिया कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है और जो ईसाई मशीनरी की शिक्षा व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम हंटर को अलग से कुछ अनुदान दे देंगे या फिर यहाँ पर किसी प्रकार का अलग से अनुदान दे देंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि भारतीय शिक्षा के लिए हम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से हंटर ने मशीनरियों के शिक्षा के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत किए। ठीक, ये तो इतना प्यारे बच्चों सुझाव के संबंध में था जो दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हंटर द्वारा या भारतीय शिक्षा आयोग जो रहा उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग का देखिए प्यारे बच्चों, जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी तथ्यों का तो हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, जो सुझाव दिया गया उसका भी और जो सुझाव देने के पश्चात क्या परिणाम निकला, क्या लाभ निकला ना, और क्या हानियां भी पहुंची, ये दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं देख करके ही मूल्यांकन करते हैं। तो हम ये पाते हैं कि हंटर महोदय ने जो सिफारिशें लगाई थी उसका तत्कालिक जो प्रभाव पड़ा ना, या फिर कह सकते हैं कि जो तत्कालिक संभावनाएं थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को कितना अच्छे तरीके से सामने रखा गया आज्ञा पत्र में, और किन पक्षों को छोड़ दिया गया, या फिर किस जो सुझाव दिए गए उनको जमीनी स्तर पर कितना उतारा गया और कितना उतारना बाकी रह गया। ये भी चीज़ें हमें पक्षों को देखना पड़ेगा कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हंटर महोदय ने कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा आयोग के अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, या फिर उसके कुछ हद तक भारतीय शिक्षा के पक्ष में बात रखी गई, लेकिन जो आज्ञा पत्र जारी हुआ 770 पृष्ठ का, क्या उसको जमीनी स्तर पे भी उतना उतारा गया, ये जानना जरूरी है। तो इसलिए भारतीय शिक्षा का जो गुण रहा है पहले उसको देख लेते हैं, फिर दोष को बात कर लेते हैं। मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले भारतीय शिक्षा का जो मेरिट है सबसे पहले प्यारे बच्चों उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब देखिए, जब गुण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो गुण देखने को मिलता है कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको ईसाई मशीनरियों के हाथों में इन्होंने नहीं सौंपा। अगर सौंप देते तो उस शिक्षा की आड़ में
ईसाई मिशनरी क्या करते, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते और ईसाई धर्म कहीं ना कहीं भारतीयों को अपनाने पर बल देते। ये माना जाता है भारतीय शिक्षा के पक्ष में कहीं ना कहीं देखने को मिला। दूसरी बात जो हंटर महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो वुड का घोषणा पत्र था जिसमें भारतीयों के पक्ष में जो बातें कही गई थी उसको आगे भी उन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया है, ठीक है, क्योंकि वुड ने भी कुछ बातें भारतीय शिक्षा के पक्ष में रखी थी जिसको कहीं ना कहीं हंटर भी ये चाहते थे कि यही शिक्षा व्यवस्था अगर आगे रहेगी तो भारतीय शिक्षा का कहीं ना कहीं विकास होगा। हंटर के जो सिफारिश थी उसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि ये आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो निश्चित कर दिया। जब निश्चित कर देते हैं कि यहीं से पढ़ना है और यहीं पढ़ करके आगे हमें कहीं ना कहीं जाना है तो उससे क्या होता है कि बच्चे का या फिर उस शिक्षा का विस्तार होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में था कि शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ। उसके साथ साथ हम देखते हैं तो जो शिक्षा का माध्यमिक स्तर पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया गया, 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, एक ए करके वर्ग था, दूसरा बी वर्ग था। जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो उस भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके आगे जा सकते हैं, बी उनको एक वर्ग में रखा और दूसरे वर्ग में ऐसे लोगों को रखा जो कि व्यवसायिक शिक्षा ले सकते हैं या फिर जीविकोपार्जन वाली शिक्षा लेकर के अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। उसको 2 भागों में उन्होंने पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया क्योंकि यही से तय होता है, माध्यमिक शिक्षा से ही तय होता है उच्च शिक्षा। तो जो लोग उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं वो ऐसा करें। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया स्त्री शिक्षा के लिए आप देखेंगे तो वहाँ भी पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात की गई है, वहीं पे छात्र वृत्ति की व्यवस्था की बात की जाती है और उसके साथ साथ उसी विद्यालय में छात्रावास की भी व्यवस्था की बात की जाती है जो कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। उसी प्रकार से मुस्लिम शिक्षा के अगर पक्ष में आप देखते हैं या फिर मद्देनजर ध्यान में रख करके अगर वो बात करते हैं तो मुस्लिम शिक्षा के लिए भी विद्यालय खोलने की बात की गई। जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अगर खोलना चाहता है तो उसको भी सरकार क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को मिलता है। और उससे भी अगर अच्छा देखा जाए तो हंटर का सुझाव जो प्राथमिक शिक्षा में देखने को मिलता है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे की जो प्रांतीय भाषाएं हैं उसके माध्यम से उसको शिक्षा दी जाए। जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर उसकी जो मातृभाषा है, जो उसके क्षेत्र की भाषा है, अगर बालक को उस भाषा का प्रयोग करके सिखाया जाएगा तो वो बालक ज़्यादा सीखेगा, उसके ज्ञान का अर्जन ज़्यादा होगा, और ना कि उसके अगर अंग्रेजी, फारसी, उर्दू के माध्यम से सिखाया जाएगा तो वो उतना नहीं सीख पाएगा। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं, आज वर्तमान समय में अगर आप विदेश में कोई शिक्षा जैसे जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में अगर ऐसे जगहों पे आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो पहले आपको वहाँ की जो उनकी मदर लैंग्वेज है या जो कह सकते हैं वहाँ की जो भाषा है पहले उसको सीखना पड़ेगा। उसके पश्चात आप जो भी पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए गए हैं, मान लीजिए MBBS करने गए हैं या फिर कोई भी कोर्स करने गए हैं, तब आप उसकी उन्हीं की भाषा में ही आप उस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्दशा शिक्षा में क्या हुआ कि हमने अपने भाषा को बढ़ावा नहीं दिया। हम बल्कि त्रिभाषा की बात करते हैं, उसमें अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित कर देते हैं और अंग्रेजी माध्यम में सीखने की बात करते हैं। ना हम हिंदी सही ढंग से सीख पाते हैं, ना ही अंग्रेजी सही ढंग से सीख पाते हैं, और जो मातृभाषा की बात की जाती है ना उसमें हमें टीचर पढ़ाता है। इसीलिए शायद हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया जितना होना चाहिए उसको।
हम हर एक शिक्षा नीति में कहते हैं कि बच्चे को, या पाठ्यक्रम जब बनता है तो उसमें कहा जाता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। अगर कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है और उसकी जो भाषा है वो भोजपुरी है और वो भोजपुरी बोल करके अगर कुछ वस्तुओं का नाम ले रहा है तो वहाँ पर टीचर पहले टोकेगा, यहाँ भोजपुरी नहीं बोलना है, यहाँ खड़ी बोली बोलना है। अरे भाई, वो तो सारी चीज़ें भोजपुरी में बोलता आया है, सीखता आया है उसके पहले। अब ज़बरदस्ती आप खड़ी बोली बोलवाएंगे, सिखाएंगे, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को आत्मसात ना करें। तो यही हमें समझना होगा कि बच्चे की जो भाषा है उसी भाषा का प्रयोग करके हमको सिखाना पड़ेगा, तब वो ज़्यादा सीखेगा। कोई भी भाषा एक दूसरे भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि सहायक ही होती है। अगर हम खड़ी बोली में या फिर अंग्रेजी में अगर सिखा रहे हैं उसको ना, तो उसकी जो प्राथमिक भाषा थी वो उसका बाधक नहीं होगी, सहायक ही होगी। आप उसके भाषा के माध्यम से बताइए, सिखाइए, वो अंग्रेजी भी बहुत जल्दी से सीख लेगा। तो ये हमें समझना होगा आज वर्तमान समय में, ये कहीं ना कहीं माना जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण सुझाव आयोग ने दिया था कि पिछड़ी जो जाति थी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो धार्मिक शिक्षा के प्रति इनका दूरदृष्टि देखने को मिलता है। ये मानते हैं कि अगर धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है तो वहाँ पे ज़्यादा कट्टरपंथा आएगी, रूढ़िवादिता आएगी, इसलिए ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव धार्मिक शिक्षा पे भी प्रस्तुत करते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया कि सरकार द्वारा तो ऐसी कोई भी, जो सरकार अनुदान दे रहा है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। व्यक्तिगत जो गैर सरकारी है वहाँ पर आप चाहें तो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण सुझाव थे, क्लियर करते हैं। ठीक है, ये कुछ जो सामने आते हैं इनके गुण देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम दोषों की भी बात करें तो कुछ दोष भी यहाँ पर भारतीय शिक्षा नीति में देखने को मिलता है। निःशुल्क शिक्षा का स्पष्ट रूप से कोई लेख देखने को नहीं मिलता है, सबसे बड़ा दोष। ठीक है, हाँ, स्त्री शिक्षा के लिए एक जगह जो निःशुल्क की बात किए हैं, बाकी मुस्लिम शिक्षा के लिए या भारतीय शिक्षा के लिए यहाँ पर निःशुल्क की बात आपको देखने को नहीं मिलती है, जो कि दोष के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो सरकार का उत्तरदायित्व था वो भी अगर आप देखेंगे तो सीमित ही देखने को मिलता है, जो कि सरकार का उत्तरदायित्व व्यापक होना चाहिए, हर एक विद्यालयों के लिए, हर एक शिक्षा प्रणाली के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी देखने को उतना नहीं मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर देखें तो आयोग ने जो शिक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया था, किसको दिया था? जो व्यक्तिगत हाथों में बात कर रहे थे ना, गैर सरकारी स्कूलों की हम लोग बात कर रहे थे। तो अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था सरकार क्या कर रही है, व्यक्तिगत रूप से सौंप दे रही है, प्राइवेट कह सकते हैं ना, अगर सौंप दिया जाता है तो ये बात देखने को मिलता है कि वो अपने तरीके से उस विद्यालय को चलाएंगे। मैं एक स्वरूप आपके सामने रख रहा हूँ वर्तमान का, आधुनिक समय का, कि इस समय मान लीजिए जो गैर सरकारी जितने भी विद्यालय हैं उनको अगर लेकर के देखें और गवर्नमेंट स्कूलों को लेकर के देखें जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलता है। शिक्षा तो वहाँ भी दी जा रही है, यहाँ भी दी जा रही है, लेकिन एडमिशन फीस के नाम पर, ट्यूशन फीस के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, जूता चप्पल के नाम पर, विद्यालय मेंटेनेंस के नाम पर, सुख सुविधाओं के नाम पर, या फिर तमाम कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर इतनी धन उपजाई हो रही है, फीस वसूली हो रही है जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। और जितने भी गैर विद्यालयी हैं वो अपने मनमाने ढंग से कहीं ना कहीं, कोई उसका गाइडलाइंस नहीं है, अपने मनमाने तरीके से कोई 10,000 फीस रख दिया है तो कोई 20,000 रख दिया है तो कोई क्या रख दिया है,
छात्रावास की भी उसी तरीके से आप देखे होंगे, तो विद्यालय में रखे हुए हैं, उसकी भी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो जो अभिभावक अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, अच्छी शिक्षा उन बच्चों को कैसे दे सकता है? इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी महंगी हो गई है, और वहीं अगर विदेशों से तुलना करते हैं तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी सस्ती देखने को मिलती है। हमारे यहाँ तो सरकार क्या करती है, सरकार ने ही 18% GST ठोक रखा है शिक्षा पे। विदेशों में क्या है, निःशुल्क शिक्षा है। और ऐसे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु की सपना देखें, विश्व गुरु बनेंगे? कभी नहीं बन सकते। वो 2045 क्या 2100 तक भी हम कभी भी शिक्षा के सर्वोच्च स्थान पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वो यही है। आप समझिए ना, जैसे बहुत सारे प्रदेशों में आप देखेंगे सरकार ने क्या किया है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, अलग से कुछ पैसे दे रही है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट में नाम लिखा रहा है उससे क्या कर रही है सरकार, या स्कूल क्या कर रहे हैं, नाम लिखाने का पैसा ले रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि वो अभिभावक कहाँ पर नाम लिखाएगा, जहाँ उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि जहाँ गवर्नमेंट उससे पैसा ले रही है? तो जाहिर सी बात है जहाँ पर पैसा दे रही है वहीं पे लोग जाएंगे। आज इस वजह से प्राइवेट स्कूलों में बहुत संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में आज बंद करने की स्थिति में है। 5 टीचर हैं तो वहाँ पर 10 बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ रहा है वहाँ पर। और जो बात की गई प्रशिक्षित युक्त शिक्षकों की नियुक्ति, इतने प्रशिक्षित युक्त टीचर वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे ही गिरता चला जा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में उससे भी कम योग्य शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं वो बहुत अच्छी शिक्षा देंगे? अरे भाई यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए BSc किए हैं या MMS पे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, B.Ed है या फिर BTC है, ठीक है, BTC करके आप जा रहे हैं, यही क्वालिफिकेशन है मान लीजिए ये। अब इसके पश्चात UP टेट है, C टेट है, ठीक। अब ये भी पास हो रहे हैं, उसके बाद सुपर टेट पास हो रहे हैं। इतनी गुणवत्ता लेकर के तो वो नौकरी में जा रहे हैं, और वो टीचर कहा जाता है अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, और जो क्या है सिर्फ MA है या फिर BSc है, और वही जाकर के प्राइवेट में पढ़ा रहा है। ये नहीं है, ये सब BTC B.Ed कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है BSc है, और वो जा करके टाई बेल्ट लगा करके वही मैकाले वाला अंग्रेजी थोड़ा सा टूटी फूटी बोल ले रहा है, ठीक है, देखने में स्मार्ट है, टाई बेल्ट लगाया हुआ है, और वहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि वहाँ अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है? नहीं, क्वालिटी नहीं है बल्कि क्वांटिटी है। मात्रात्मक अंक पत्र बना दिया जा रहा है 80%, 90%, लेकिन बच्चों में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ भी सरकार को समझना पड़ेगा कि क्या शिक्षा में दशा और दिशा हम दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही दुखद चीज है। तो उस समय भी क्या किया गया, तो यही बात वहाँ भी कर दिया गया, तो मनमाने तौर से वो चलाएंगे। निजी जब संस्थाओं को उनके हाथों में सौंप दिया जाएगा, तो ये बड़ा दोष देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखेंगे तो
आप देखेंगे तो शिक्षा का हम कहते हैं कि सबको समान अधिकार है, सबको शिक्षा ग्रहण लेना चाहिए, लेकिन अगर उच्च शिक्षा में जिनकी मातृभाषा कुछ और है लेकिन उच्च शिक्षा में वो अंग्रेजी ही रखे हैं, तो क्या वो अंग्रेजी में उच्च शिक्षा ले पाएगा क्या? उसके अभाव में उच्च शिक्षा लोग नहीं ले पा रहे। तो उसके संदर्भ में स्पष्ट सुझाव हंटर का भी नहीं है। वो कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में ही लोग हायर एजुकेशन लेंगे, उच्च शिक्षा लेंगे। तो अधिकांशतः लोग क्या हो जा रहे हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण ले रहे हैं। अधिकतर हम भारतीय के सेंस में कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही ग्रहण कर रहे हैं, उसके पश्चात कहाँ चल जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं व्यवसायिक शिक्षा, जो बी वाला ग्रुप हमने बताया, वहां लेकर के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो जहां पर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं वहां भारतीय पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो भारतीय विद्वान कहाँ से बनेंगे? अब इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं जिनकी सामर्थ्य अच्छी है। सामर्थ्य का सेंस वहां पर धन से है, पूंजी से है, और न कि योग्यता और क्षमता से। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो कि दोष के रूप में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित सुझाव, सिफारिशें, और उसके पश्चात जो हमने बताया आप लोगों को मूल्यांकन करके, जो दोनों पक्षों को हमने ध्यान में रखा। और भी अगर देखेंगे तो बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। आगे चल करके जब आप कर्जन की शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो उसमें फिर से वही जन आंदोलन देखने को मिलेगा, फिर से वही आंदोलन देखने को मिलेगा, शिक्षा में कमियां देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके पश्चात लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है, भारतीय शिक्षा नीति है, वो हम लोग अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जो बातें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।